हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। आज हम बायोलॉजी चैप्टर 3 की लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस सीरीज़ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, मतलब पूरे चैप्टर्स की एक सीरीज़ है। तो आप यदि इससे प्रीवियस वाली सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम हमारी क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। यदि मान लीजिए कोई फीमेल इनफर्टाइल है, मतलब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तब उसको ऐसी 3 टेक्निक्स बताइए जिनके थ्रू वो जो है प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है। तो इसके लिए हमारे पास में 3 हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। इसमें क्या किया जाता है कि अब जब कोई फीमेल इनफर्टाइल है तो वैसे उसमें एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, तो सबसे पहले एग को प्रोड्यूस करना है, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो एग को प्रोड्यूस करने के लिए पहले ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि गोनाडो, ये लिखा गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन दिए जाते हैं ताकि मतलब FSH और LH, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेट हो और ओवम का प्रोडक्शन। जब ओवम प्रोड्यूस हो जाते हैं तब उनको हम ले लेते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, हमने क्या किया है, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में हमने एक स्पर्म को ले लिया, एक ओवम को ले लिया, दोनों को फर्टिलाइज करा के हम उनके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा देते हैं। बस इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये लिखा है फैलोन्यूट्रो, है ना। अब उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इसके बाद में डायग्राम में है जो कि मैं आपको बताऊंगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि जो एग है, ठीक है, मान लीजिए ये एग है और ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन के अंदर स्पर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन के थ्रू ओवम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हम स्पर्म को एंटर कराते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें स्पर्म तो हमने एंटर करा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एग है वो कई थोड़ा सा हाफ फुल उस पर इफेक्ट होता है, तो कैसे डैमेज हो सकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इस मेथड के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ ही जाती है। ठीक है, अब है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी गिफ्ट। गैमीट मतलब स्पर्म या ओवम, हमने जैसे हमने ओवम को लिया, ठीक है, और उस ओवम को लेकर के हमने मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, इसके कारण वो जो ओवम है स्पर्म के साथ में मीट नहीं कर पा रहा फर्टिलाइजेशन है। और हमने क्या किया है, हमने बाहर से ओवम को लेकर के उस फैलोपियन ट्यूब एम्पुला पे हम रख देते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर रख दिया, बस इसी को बोला जाता है गैमेट को इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये हो गया। आर नॉट फर्टिलाइज, हाँ, इस टेक्निक में एग और स्पर्म जो है लेबोरेटरी में फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, वो अंदर नहीं होंगे, बस इसमें क्या किया जाता है, ओवम को उठा के फैलोपियन ट्यूब के माउथ यानी जो एम्पुला है वहाँ पे रख दिया जाता है। अब ये इसका हिंदी में दिया हुआ है सारा कुछ, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है गैमेट फैलो। सबसे पहले IVF का टेक्निक था ना, तो देखिए हमने ओवरी को स्टिमुलेट किया पिल्स के थ्रू या फिर है ना, पिल्स के थ्रू, इंजेक्शन से थ्रू, कैसे भी करके फिर ये ओवम बन गए। इन ओवम को हमने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में हमने स्पर्म को लिया और एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को फर्टिलाइज कराया। ठीक है, तो इसके बाद ना हम इन दोनों को कल्चर किया। कल्चर करना मतलब जब 1-2 सेल डिवाइड हो जाए फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम को ट्रांसफ़र करा देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब दूसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें देखिए ये एग है, ये एग का न्यूक्लियस हो गया, इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को एंटर करा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, डैमेज होने का खतरा बना रहता है। कई बार गैमीट इन विट्रो हमने क्या किया, देखिए यहाँ से लिया और यहाँ पे इसको रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो जा कर के यहाँ पे स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये होगा तीनों टेक्निक। आप हर एक टेक्निक में इनका डायग्राम बना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टाइट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज सजेस्टेड वे टू प्रिवेंट दैट। अब हम इसमें
हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो आपको किन्हीं 2 एसटीडीज़ यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ के बारे में बताना है और इसे प्रिवेंट करने का तरीका बताना है, ठीक है? तो पहला है एड्स और जेनिटल हर्पेस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होगा, जो वायरस है वो सीधा का सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर देता है। अगर इम्यून सिस्टम में जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं यदि वो सारी खराब हो जाती हैं तो और भी कई सारी बीमारी इस बीमारी के साथ और आ जाती है। इसलिए ये बीमारी बहुत ही डेंजरस है। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में इंटरकोर्स होता है या फिर क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोला है इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि ये अनसेफ इंटरकोर्स के टाइम अगर किसी एक पार्टनर को है ये डिसीज़ तो वो सेकंड को भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वायरस है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है किस किस के थ्रू और फैलता है, मतलब अदर के थ्रू, तो एक तो सीमन के थ्रू फैलता है, ये तो सेक्सुअल ही हो गया, ठीक है। ब्लड के थ्रू, यदि एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया जाए, यदि वो जो पर्सन है जिसका ब्लड लिया है और उसको पहले से एड्स है तो, ठीक है। फिर है ब्रेस्ट मिल्क, मतलब माँ जो है जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसके थ्रू भी आ सकता है। फिर वेजाइनल फ्लूइड, रेक्टल और वेजाइनल फ्लूइड, जब ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं तब ये फैल सकती है ये, ठीक है। फिर है जेनिटल हर्पिस, ये जो है ये भी वायरस के थ्रू होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV के द्वारा फैलेगा और ये जो डिसीज़ है इसमें यूरिन पास, मतलब जो वेजाइनल जो स्ट्रक्चर है उसमें पेन होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज के होगा और उस टाइम पे भी दर्द होगा। फिर है रेड कहेंगे तो डॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनमें दिक्कतें होंगी जेनिटल हर्ट, मतलब दोनों ही वायरल डिसीजेज़ हैं। अब इनसे क्योर कैसे किया जाए ना, प्रिकॉशन, इसके लिए प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाए, है ना। हमें हेपेटाइटिस और HPV इनसे, मतलब इनकी पर्टिकुलरली वैक्सीन्स आती हैं तो इनसे हम वैक्सीनेटेड हो जाएं, ठीक है। और HIV का टेस्ट कराते रहें यदि हमें कोई डाउट होता है तो, ठीक है। और जो है पहली बात तो ये कि हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हम उनसे दूर रहें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भी हम किसी अपना हमारे जो अंडर क्लोथ्स होते हैं उनको हम किसी के साथ भी शेयर ना करें, तब जा कर के हमें इन सारी डिसीज़ से प्रोटेक्शन हो पाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो पिल्स होती हैं, मतलब जो भी मेथड यूज़ की जाती है वो एक तो हार्मोनल होती है, एक नॉन हार्मोनल होती है, जैसे सहेली वो नॉन स्टेरॉइड है, ठीक है। और तीसरा होती है कॉपर बेस्ड, ये 3 टाइप की होती है। तो इसमें हार्मोनल का पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हार्मोनल का एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये जो हाईली इफ़ेक्टिव मेथड है कि दवाई ले तो हार्मोनल लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ओव्यूलेशन का टाइम थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं कि हम ले या फिर कोई इफ़ेक्ट ना, नहीं है, ये हाई इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इसमें इसी का ऊपर लंबे पीरियड तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इससे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये रिवर्सिबल है, मतलब जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बार आ गया फिर हमने फिर दवाई खा ली, फिर दोबारा से आ गया, तो ऐसा नहीं कि एक बार हमने दवाई ले ली और स्टॉप हो गया, नहीं, मल्टीपल टाइम हम इस पिल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हमने ये दवाई ले ली तो ये केवल फर्टिलाइजेशन को, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, बस इतना ही होता है इसमें। लेकिन यदि कोई बोले कि ये क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोक सकती है, उसे क्योर कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर सर्जरी। अच्छा, मैंने जो बताया था एक हार्मोनल वाला, तो इसमें क्या होता है कि नीचे जो वजाइनल एरिया होता है वहाँ पे एक छेद किया जाता है, एक लंबे से पिन टाइप का स्ट्रक्चर की
वो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसको इम्प्लांट करा दिया जाता है, जिससे हार्मोनल लेवल मतलब ब्लड में बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो एक हल्का सा सर्जरी टाइप की करनी होती है, तो यदि ये तो डॉक्टर यदि करे तो ही ज़्यादा अच्छा, यदि हम करते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। अच्छा, इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेजर है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन है वो साइकिल गड़बड़ हो जाता है, इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे हेयर लॉस है, वेट गेन है, डिप्रेशन है, ये सारी दिक्कतें आ जाएंगे इसके बाद में। ठीक है, कैप्सूल इम्प्लांटेड एरिया माइट बी इन्फेक्टेड, मतलब वही संक्रमित हो सकता है क्योंकि छेद मतलब थोड़ा सा सर्जरी टाइप की करनी होती है। ठीक है, फिर हैं ये जो हार्मोनल बेस्ड ये जो टैबलेट्स होती हैं, इनको कंटिन्यूसली लेना ज़रूरी होता है, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन या फिर एक दिन छोड़ एक 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 1 हफ्ते का गैप, मतलब यदि हम भूल गए तो फिर जो पहली वाली मेडिसिन थी वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूसली लेना होता है और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मतलब ये जो मैंने स्टिक्स बताई हैं हार्मोन की, वो थोड़ा सा महंगी आएंगी। ठीक है, तो इनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगी। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैं जो अभी वो जो हार्मोनल की बात करी थी ना, तो इस तरीके की होती है ट्यूब्स। ठीक है, इनको नीचे वेजाइनल एरिया में थोड़ा सा इंजरी करके और फिर इनको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का आप हमें बताइए क्या होती है और इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन बताइए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतनी सारी मेथड्स हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आप मतलब याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में चाहें तो इस टाइप की टेबल बना सकते हैं या फिर जैसे फ्लो चार्ट टाइप का होता है वो बना सकते हैं, और फिर इनको अलग अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन जो होती हैं 4 मेथड्स हैं, एक नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो तब पे हम एक एक करके एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के सब टाइप्स होते हैं, पहला विड्रॉल मेथड, रिदम मेथड और तीसरा लैक्टेशनल मेथड। पहला है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में होगा ये कि इंटरकोर्स करते टाइम यदि मेल पार्टनर जो है अपना सीमन, क्योंकि उसमें स्पर्म रहेंगी, तो सीमन जो है मतलब पीनस को इंजेक्ट कराने के पहले वजाइना में, इस वजाइनल ट्रैक के थ्रू सर्विक्स में, तो क्या करे जो सीमन है उसको पहले बाहर रिलीज करते, फिर आकर के पीनस को एंटर करवाए। ठीक है, तब उस प्रोसेस को विड्रॉल बोलते हैं। लेकिन इसमें खतरा होता है। क्या खतरा? मान लीजिए लास्ट टाइम यदि सीमन को बाहर निकाला तो स्पर्म, क्योंकि 72 घंटे तक वो सर्वाइव कर सकता है, तो कुछ पीनस में ना ऐसे चिपक गए होंगे अंदर, तो हो सकता है वो एंटर हो जाए और गलती से फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, इसलिए ये हो गया विड्रॉल मेथड, वो थोड़ा सा रिस्की है। राइम मेथड मतलब रिदमिक मेथड, इसमें ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब लास्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हुआ है, इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए लास्ट टाइम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ, ये लिख दिया मेंसेस हुए हैं। ठीक है, अब क्या करें, मेंसेस के 14 दिन पहले क्या हम डेट ले ली, ये 14 दिन, इस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। ठीक है, तो अगर इस दिन ओव्यूलेशन हो, लेकिन जरूरी इसी दिन हम क्या करें, इसके 1-2 दिन आगे पीछे को लेकर के चलते हैं, तो 14, ठीक है, 15, 16, 17, 3 दिन ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। 1 दिन हो सकता है इस दिन ओव्यूलेशन हो गया हो, ये तो बात का अच्छा, हो सकता पहले भी हो गया हो, तो इधर पे 13, 12, 11, एक और एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं 10 दिन। तो इतने दिन आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, ये नेचुरल मेथड है। ठीक है, ये जो है नेचुरल मेथड, ये हो गया। फिर है जो कि थोड़ा काफ़ी सेफ है। ठीक है, अब है लैक्टेशनल मेथड। लैक्टेशनल मेथड में होगा ये कि जो
मतलब पार्चुरेशन हो चुका है, जो बेबी है वो बाहर आ गया है। अब जो फीमेल है, मतलब जो मदर है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उस टाइम पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बहुत हाई होता है। अगर वो हाई होगा तो एफएसएच और एलएच जो है वो लो होंगे, और जब एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल डाउन होगा तो मेंसेस नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब वो सेफ है इंटरकोर्स करने के लिए टाइम। तो जो मेंसेस हैं लगभग 6 महीने तक नहीं आते हैं। लेकिन कई बार गलती से मान लीजिए मेंसेस 4 महीने 3 महीने में आ गया, तब फिर वो गलती से इंटर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लैक्टेशन मेथड। ये ठीक है, रिस्की नहीं है लेकिन फिर भी रिस्की है, फिर भी थोड़ा सेफ है, और रिदम मेथड। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। हम बैरियर लगा दें, स्पर्म को जाने ही ना दें फीमेल एग के पास में। तो मेल कंडोम और फीमेल कंडोम ये प्लास्टिक लेटेक्स के बने हुए होते हैं ना, कि पीनस मेल कंडोम का वो पीनस के अंदर एंटर कराते हैं, और फीमेल कंडोम में जो फीमेल जो वजाइनल पार्ट होता है उसके अंदर एंटर कराते हैं। ठीक है, तो सीमन भी रिलीज होगा, स्पर्म भी रिलीज होंगे, लेकिन एक बैरियर लग जाता है जिसके कारण स्पर्म जो है ओवम से पास जाकर के मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए मेल और फीमेल कंडोम। चलिए फिर है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो है पिल्स यूज़ की जाती है, मतलब टैबलेट्स यूज़ की जाती है। एक तो ओरल, मतलब दवाई तो है तो ओरली टैबलेट लेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि 72 घंटे बाद लेनी होती हैं, तो एक दिन 24 घंटे बाद लेनी होती है ऐसा। और ये हार्मोनल बेस्ड होती है, मतलब ये क्या करती है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन मान लीजिए हो भी गया लेकिन ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो मेंसेस आ जाइए। ठीक है, अब एक है मॉर्निंग टिल प्रेगनेंसी, ये एक एमटीपी है, मतलब एक टैबलेट का नाम है, जिसको जैसे कि नाइट में इंटरकोर्स करते हैं तो यदि डाउट होता है तब मॉर्निंग में सबसे पहले ये वाली पिल्स ले लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये एक आ जाती है सही, एक टैबलेट है जो कि सीडीआर लखनऊ में बनी है, और ये नॉन स्टेरॉइडल, मतलब ये नॉन हार्मोनल बेस्ड है, इससे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये केमिकल बेस्ड होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस के अंदर कुछ इम्प्लांट करा दे, बस उसी को बोलेंगे इंट्रा यूट्रस इंट्रम यूट्राइन डिवाइस IUD। ये 3 टाइप की होगी। ठीक है, पहला तो कॉपर बेस्ड होगी, ठीक है, जो कि कॉपर रिलीज करेगी और स्पर्म एंटर हो गए, कोई बात नहीं, उसकी मोबिलिटी को कम कर देगी, तब तक एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर तो कॉपर T, कॉपर 7 इस तरीके से होती। ठीक है, फिर एक होती है हार्मोनल बेस्ड होती है। तो जो हार्मोनल बेस्ड है, तो जैसे कोई भी डिवाइस हमने अंदर लगाई तो वो हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, फिर एक और आ जाती है कि जैसे ये पेन टाइप की स्टिक होगी, उसको अंदर करेंगे तो वो भी हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरीके हैं। अभी एक और आता है इम्प्लांट तरीका। इम्प्लांट का मतलब ये देखिए, पीछे डायग्राम दे, इम्प्लांट मतलब ये सेट टाइप की होती है। वेजाइनल जो पोर्शन होता है उसमें एक हल्का सा एक कट लगा करके इनको उसके अंदर, मतलब ब्लड से टच करा दिया जाता है, तो इसका जो हार्मोन है ब्लड में चला जाता है, बॉडी में हार्मोन लेवल जो है वो मेंसेस को ला देता है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि इसमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वो नेक्स्ट इंजेक्शन के थ्रू हार्मोन इंजेक्ट करा दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया केमिकल मेथड। फिर सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसमें याद रखिए वैसेक से वास डिफरेंस। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब तो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फैलोपियन ट्यूब किसके पास होती है, मेल या फीमेल के पास में, तो अवश्य फीमेल के पास में। ठीक है, तो ये जो है फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब फीमेल सर्जिकल मेथड है। ठीक है, और ये जो वेसेक्टोमी है वास डिफरेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये मेल से रिलेटेड। अब इसका हम जो है इधर पे एक डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, कि ट्यूबेक्टोमी हम इसके 2 कॉलम डिवाइड करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी वैसेक्टोमी,
वेसेक्टोमी और इधर पे हो जाएंगी ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी ठीक है, वेसेक्टोमी का समझ लेते हैं। ये ये जो एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है पीनस वाला स्ट्रक्चर, मतलब पीनस से अंदर वाले स्ट्रक्चर, पीनस तो फिर यहाँ से निकली, ठीक है। यहाँ पे ये हार्मोन के लिए ग्लैंड हो गई, ठीक है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, और ठीक है। अब यहाँ पे होंगी टेस्टिस। टेस्टिस से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, ये। अब देखिए जो स्पर्म है वो कहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। अब स्पर्म तो बन गई थी, यहाँ पे मेच्योर हो गए सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, सॉरी एपिडिडाइमिस में। यहाँ पे ये जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस में, ठीक है, मेच्योर भी हो गई, लेकिन खाने के लिए खाना तो चाहिए, वरना कुछ टाइम के बाद में ये धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मेच्योर हों बने कोई दिक्कत नहीं हमें, तो बस ये ग्रोथ इनकी नहीं, मतलब खाने को नहीं हमें न्यूट्रिशन देना इनको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, दोनों तरफ ऐसा करेंगे, एक तरफ नहीं, ठीक है। अगर नॉट लगा दिए तो स्पर्म बनेंगे, ठीक है, ग्रोथ भी होगी, लेकिन ये न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद में यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं वेसेक्टोमी, मतलब जो नसबंदी होगी, ठीक है, तो ये जो है मेल वाली होगी। अब ट्यूबैक्टोमी में क्या होगा, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, यूट्रस में सर्विक्स, वेजाइना, ये ओवरी और ये लिगामेंट, ठीक है। अब इतना पूरा नहीं बना रही, बस आप लोग समझ लीजिए होता क्या है। यहाँ से ओवम निकला, यहाँ पे गया, और यहाँ पे बैठ करके आपको बिल्ड करेगा स्पर्म के आने का। तो क्यों ना हम इस पोर्शन को ही कट कर दें। अगर हम इस पोर्शन को कट कर देते हैं तो स्पर्म भी एंटर होगा, ओवम भी यहाँ पे रिलीज होंगे, बस दोनों मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे इस पोर्शन को हम कर देते हैं कट। हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं और यहाँ पे एक नॉट, ठीक है। तो मैसेज भी आते रहेंगे, ओवुलेशन भी होता रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। बस इसी को बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, व्हाट कॉज इनफर्टिलिटी, मतलब यदि कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो इनफर्टाइल हुई, तो यदि फिर भी उसको है कि नहीं प्रेग्नेंट होना है, तब उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। तो इनफर्टिलिटी बेसिकली मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेल में कैसी इनफर्टिलिटी किस टाइप की होती है, फीमेल में किस टाइप की होती है। पहले मेल में एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डेफिशिएंसी, मतलब जो पीनस है वो वजाइना सर्विक्स में सही तरीके से एजैकुलेट ना हो, स्पर्म को एजैकुलेट ना कर पाए, इरेक्टाइल ना हो, इस कारण से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्पर्म काउंटिंग डिसऑर्डर कम हो सकते हैं। स्पर्म काउंटिंग मतलब जैसे या फिर जैसे मान लीजिए एक बार में लगभग 3 मिलियन के आसपास स्पर्म रिलीज होनी चाहिए, उसमें से भी बहुत सारे तो इतने रिप्रोडक्टिव होंगे ही नहीं, कम उनमें कैपेबिलिटी होगी, तो हमें चाहिए हेल्दी वाला स्पर्म। तो वो तो बिल्कुल लाखों, मतलब हज़ारों या फिर सैकड़ों की संख्या में होंगे, उनमें भी फिर रेस होगी, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा वही जा कर के उसको ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो यदि मान लीजिए जो एग मतलब जो स्पर्म है, जैसे कई बार मेंस क्या होते हैं बाहर खाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर का खाना खाने से, स्ट्रेस लेने से स्पर्म काउंटिंग क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एज। मान लीजिए जो एज है, ये जितनी ज़्यादा एज होती जाती है, जैसे 40, 45, 50, तो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जो
स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है कि वो उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे कि वो जा कर के एल्गिक से फर्टिलाइज हो पाए। ठीक है, तो ये हैं कुछ मेल की इनफर्टिलिटीज़। अब देख लेते हैं फीमेल की, तो लगभग सेम ही होती है, बस वर्ड जो है वो चेंज करनी होती। ठीक है, ओवरी जो है वो एग को सही तरीके से प्रोड्यूस ना कर पाए, यदि प्रोड्यूस कर भी रही है तो ओव्यूलेशन टाइम पे ना हो पाए, ओवरी में सिस्ट बन जाए जिसको पीसीओडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वालिटी ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, मतलब जैसे ये पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की। तो उनमें मान लीजिए जो एंडोमेट्रियम है वो सही तरीके से ना बन पाए, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो इसके कारण भी जो मेंसेस सही नहीं आएंगे, मतलब ब्लीडिंग सही नहीं होगी ऑब्वियसली, तो उससे भी इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर सही नहीं है, कई जगह कई मान लीजिए ब्लॉक हो गई है ना, इस कारण से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एडवांस मैटरनल एज, मतलब यदि कोई वुमेन है मान लीजिए 35 या 40 की एज में प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो वैसे ही फीमेल की जो नॉर्मल ओवम प्रोडक्शन की जो एज होती है, मतलब मीनार्क की जो एज है वो 45-50 के आसपास है। अब मान लीजिए उसी टाइम में यदि कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो ओवम की जो क्वालिटी है हेल्थी ओवम की वो डिक्रीज़ होने लगती है। तो ये भी कारण होता है, फिर बाहर का खाना पीना रहना, यहाँ तक कि हार्मोनल चेंजेस आना, है ना, और हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, पॉल्यूशन वगैरह, ये सब कुछ भी मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी और स्पर्म और ओवम की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना होगी, तो ये पॉइंट भी आप इन सब में ऐड करते जाते। ठीक है, तो ये था हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। और इसके साथ ही यदि आप हमारे इस सीरीज़ से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे प्रीवियस भी हमारी कई सीरीज़ थी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस, तो आप इनको यदि देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। और हमें आगे भी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।